नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में भी दे रहा योगदान। भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र। तीन से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। द्विपक्षीय संबंध में जुड़ेगा नया अध्याय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। कोसी मेची नदी जोड़ने की परियोजना पर लगी मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी। खरीफ सत्र के लिए पोटाश, फॉस्फेट उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूरी। समुद्री मालवहन विधेयक 2024 लोकसभा में चर्चा के बाद पास। 100 साल पुराने कानून में होगा संशोधन। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, यह विधेयक माल भेजने वालों और ढुलाई करने वालों के बीच बढ़ाएगा तालमेल और विश्वसनीयता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। कैसे यहाँ पर माफिया राज का काफ़ी दबदबा है वो हम आपको बताएंगे। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर विपक्ष ने सरकार पर खनन माफिया, शराब माफिया और नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा का आरोप, सुक्खू सरकार ने लिया 28 महीनों में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा का आरोप, हिमाचल में फल फूल रहे हैं स्थानांतरण, भूमि, वन, शराब, स्क्रैप और ड्रग माफिया। हिमाचल सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर विपक्ष ने सरकार पर खनन माफिया, शराब माफिया और नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सुक्खू सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस रैली में पहुंचे और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। विपक्ष का दावा है कि प्रदेश सरकार पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई। विपक्षी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश की बदहाली का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर खनन माफिया, नशा माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। भाजपा के इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार के राज में शराब माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया फल फूल रहा है और सरकार का इसके लिए पूरा संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है। चंबा से लेकर सिरमौर तक आए दिन हत्याएं हो रही है। मेरी बहनें बलात्कार का शिकार हो रही है। मेरी बहनें शोषण का शिकार हो रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है।
हिमाचल की सुक्खू सरकार पर विपक्ष ने गारंटियों को लेकर भी निशाना साधा और कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे करने में पूरी तरह से फेल होने के आरोप लगाए। हालांकि कांग्रेस नेता और मंत्री जगत नेगी ने भाजपा पर प्रदर्शन के बहाने जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अब नशे का अगर पिछला आप अगर सालों के हिसाब में देखें तो हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार आई, जिस तेजी के साथ कानून बदले, जिस तेजी के साथ पुलिस की व्यवस्था को ठीक किया गया, नए पुलिस स्टेशन खोले गए, स्पेशल जो है टीमें ये जो ड्रग्स से रिलेटेड जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की गई है। हिमाचल में सुक्खू सरकार का बजट सत्र चल रहा है और बीते रोज सदन में 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट पारित किया गया। हालांकि इस बजट में भी विपक्ष ने सरकार पर जनहितैषी मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार करने का आरोप लगाया है। पिछले 2.5 साल से लगातार विपक्ष के निशाने पर सुक्खू सरकार है, चाहे वो चुनावी गारंटियों का मुद्दा हो या फिर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आर्थिक संकट का मुद्दा हो। अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते विपक्षी नेता यहां पर नजर आए हैं। नशा माफिया, शराब माफिया और जो चिट्टा तस्करी के मामले लगातार, कानून व्यवस्था के मामले लगातार हिमाचल में सामने आ रहे हैं, उसको आधार बनाकर सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश करते भाजपा नेता नजर आए हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, टीडी न्यूज। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है और काफ़ी ये दिल दहला देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला को उसके पति द्वारा पहले 3 तलाक देने और फिर अपने भाई के साथ हलाला कराने के बाद फिर से फोन पर 3 तलाक देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 तलाक का अजीब मामला। निकाह किया, तलाक दिया, फिर छोटे भाई से कराया हलाला। छोटे भाई से हलाला के बाद दोबारा किया था निकाह। आरोपी ने फोन पर दिया फिर 3 तलाक। महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया 3 तलाक का मुकदमा। केस दर्ज कर जांच में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 तलाक का अजीब मामला सामने आया है। इसमें एक युवक अबरार ने अपनी बीवी को पहले 3 तलाक बोलकर घर से बाहर कर दिया। बाद में समझौता हुआ तो अपने छोटे भाई से हलाला कराने के बाद फिर से निकाह किया, लेकिन मामूली विवाद के बाद आरोपी ने दोबारा से अपनी बीवी को फोन पर 3 बार तलाक बोल दिया। आरोपी अबरार की हरकतों से परेशान होकर पीड़ित महिला ने 3 तलाक कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मुझे 1 साल पहले मुझे मतलब के तलाक दी थी, तो उसके बाद फिर समझौता हुआ था, हलाला हुआ था मेरे देवर के साथ में। एक रात मुझे उसको रहना पड़ा था। तो फिर बाद में इनके बच्चे को बाप से शादी हो गई थी, तो फिर अब उस दिन से ही शराब पी के मार पिटाई करें साथ में। और फिर दोबारा फिर अब मुझे छोड़ दी, उन्होंने 3 बार तलाक दी। मारपीट करने के बाद में मुझे घर में नहीं आने दी, तो मैं सुबह के टाइम फिर अपनी बहन के यहाँ आई थी। फोन पे मुझे उन्होंने फिर कहा कि गाली गुप्पड़ दी पहले तो, फिर गाली गुप्पड़ देने के बाद में कह लगे स्पीकर खोल फोन का, तेरा राड़ा आज निपटाऊंगा मैं। तो मैंने स्पीकर जो खोला तो मुझे 3 बार तलाक दी उन्होंने। बोला कि मैं तुझे तलाक दे रहा, तलाक तलाक तलाक। बस मैं ये चाह रही कि इन पे सख्त कार्रवाई और मुझे इंसाफ मिले बस। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में कच्ची गढ़ी का है। यहाँ रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसका 7 साल पहले निकाह हसनपुर लुहारी में रहने वाले युवक अबरार के साथ हुई थी। पीड़िता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो प्रार्थी है नगवार से प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो 3 तलाक से संबंधित एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज करके जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आरोपी अबरार द्वारा मारपीट के दौरान पीड़िता को चाकू भी मारा गया था। इसकी वजह से पीड़िता के हाथ में सेप्टिक हो गया और हाथ काटना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए अब आपको बिहार की राजनीति की ओर लिए चलते हैं। किस तरह से यहाँ पर महागठबंधन में रार है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, जहां एक तरफ एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मजबूती और एकता का संदेश दे रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम फेस और मुद्दों को लेकर तकरार साफ देखी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में रार, सीएम फेस पर तकरार। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बिहार कांग्रेस में टकराव।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद खुलकर आया सामने। कांग्रेस प्रभारी ने कहा, सीएम फेस पर कोई फैसला नहीं हुआ। राजद ने कहा, तेजस्वी ही गठबंधन का चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है, जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल एक साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं बताया जा रहा है कि अगले महीने खुद पीएम मोदी भी बिहार आ सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक में जोश भर रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर हुए बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू से हरिवंश नारायण सिंह और लोजपा से चिराग पासवान, वहीं हमसे जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल हुए। इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है एनडीए का, आप लोकसभा चुनाव में देखे, बाय इलेक्शन में देखे, और अभी पूरे बिहार में एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं एनडीए का। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक इतना काम नहीं हुआ। एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरा जोर लगाकर चुनाव की तैयारियों में लगी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने साफ कहा है कि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के नेता सीएम का फेस तय करेंगे, जबकि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि बिहार में इंडी गठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी का सीएम बनना तय है। इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ राजद ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही उनके सीएम फेस हैं। महागठबंधन विचारों के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। महागठबंधन संकल्पों के साथ पूरी मजबूती से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बिहार की जनता का जो व्यापक समर्थन और विश्वास मिला हुआ है, उसके साथ चुनाव मैदान में जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। ऐसे में पार्टियां अपनी राजनीतिक ताना बाना बुनने में जुटी हुई हैं। जाति फैक्टर से लेकर विकास तक को मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार में एनडीए लोगों के बीच अपने 20 साल के कामों के बदले वोट मांगने पहुंचने वाली है। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन राजद के पॉकेट इमेज से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए कड़े बयानबाजी कर रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको हम मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ने से अब गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मध्य प्रदेश के गांव में होम स्टे जैसी सुविधाएं न सिर्फ राज्य के ग्रामीण पर्यटन को मजबूती दे रही हैं, बल्कि गांव की महिलाओं को बड़ी संख्या में उद्यमी भी बना रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए खुशखबरी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में होम स्टे को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस। मध्य प्रदेश में होम स्टे के साथ विलेज लाइफ का मजा। ग्रामीण परंपरा, खान पान, संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। MP अजब है, सबसे गजब है, ये चर्चित स्लोगन आपने मध्य प्रदेश टूरिज्म के विज्ञापन में सुना ही होगा और जो लोग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं वो इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन अब अगर आप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर घूमने जाएं और राज्य के विभिन्न ग्रामीण अंचलों की संस्कृति, खान पान और रहन सहन को महसूस करना चाहें तो एक बार किसी होटल में नहीं, होम स्टे में रुकें। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के पास 100 गाँव का चयन कर अब तक 300 होम स्टे तैयार किए हैं। इनकी संख्या मार्च 2026 तक 1000 तक करने का लक्ष्य है। इन चयनित 100 गाँव में से 50 तो जनजातीय गाँव हैं, जहां पर्यटक मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, रहन सहन और खान पान का आनंद ले सकते हैं। वो टूरिस्ट जो हमारे रूरल प्रैक्टिसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, वो उससे रूबरू होना चाहते हैं, वो हमारे उन सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग में आना चाहते हैं, वो शहर के भाग दौड़ से दूर गांव में एक सुकून भरा पल बिताना चाहते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये होम स्टे योजना लाई गई थी। हम लोग का टारगेट है मार्च 26 तक हम 1000 होम स्टेज, रूरल होम स्टेज का निर्माण कर लेंगे, जिसमें से 50 गांव हमारे नॉन ट्राइबल हैं और 50 गांव हमारे ट्राइबल हैं। अभी तक हम लोग करीबन 300 होम स्टेज बना चुके हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस होम स्टे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक कॉर्पस फंड का भी प्रावधान किया है। जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक लोन के रूप में मदद करती है। इतना ही नहीं, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति का भी लोग आनंद ले सकें, इसके लिए भी इंतजाम वहां किए जाते हैं, जिसके लिए सरकार कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के लिए सब्सिडी भी देती है। राज्य में आज 60% महिलाएं इस क्षेत्र में उद्यमी बन चुकी हैं। इन सभी होम स्टेज में करीबन 60% जो है वो हमारी जो एंटरप्रेन्योर है, महिला जो है वो उद्यमी के रूप में यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा हमें कॉर्पस फंड हमने डेवलप किया है हमारे जनजातीय विलेजेस के लिए, जिसमें कि हम 10 लाख रुपए उनको देते हैं। बेसिकली ये इसलिए है कि अगर किसी को अगर कोई आर्थिक आवश्यकता हो तो वो एज अ लोन इस कॉर्पस फंड से लेकर अपना होम स्टे का निर्माण कर सकता है। इस होम स्टे के लिए स्थानीय लोगों को मेहमानों की देखरेख कैसे की जाए, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। होम स्टे में जो पर्यटकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए पर्यटन विभाग ने कुछ मानक भी तय किए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होम स्टे का ये कल्चर लाइवलीहुड जनरेशन का भी सटीक उदाहरण है। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन पर लगातार काम कर रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ती है तो ग्रामीणों के हाथ में पैसा आता है और साथ साथ देश दुनिया के पर्यटक जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वो न सिर्फ वहां के स्थानीय रहन सहन, खान पान का आनंद ले पाते हैं, बल्कि इससे कला, संस्कृति, खान पान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलती है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको अब हम राजस्थान की ओर लिए चलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। इससे जुड़ी किताबों को न केवल पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है बल्कि यहाँ एक शोध केंद्र की स्थापना भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना। भारतीय परंपराओं से परिचित हो सकेंगे राजस्थान के विद्यार्थी। साहित्य, दर्शन और विज्ञान के शोध से जुड़े छात्रों को मिलेगी दिशा। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पहल। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी शिक्षा का हो रहा है प्रभावी प्रसार। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्य पोद्दार संस्थान की ओर से पहल की गई है। इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च को मजबूत करने के लिए संस्थान में एक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संस्थान का दावा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ये प्रदेश का पहला केंद्र है। यहाँ न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि बाहर के छात्रों को भी इसका फायदा मिल रहा है। संस्थान द्वारा निःशुल्क शोध संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जिस विषय को हम पिछले कई वर्षों से जिसकी कमी महसूस कर रहे थे वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना था कि हमारी भारत की जो विविधता है हम क्यों नहीं उसी रिसर्च को, उसी शोध को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के पोद्दार संस्थान ने भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की। विशेषज्ञों का मानना है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में नवाचारों को लेकर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रोत्साहन से न केवल भारत की वैदिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा अपितु ये कदम भारत के पुनः विश्व गुरु बनने में भी अहम साबित होगा। हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन पे जब एम्फेसाइज करते हैं तो हमें मटेरियल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, पर जब हम इंडियन नॉलेज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ना केवल ये वेस्टर्न नॉलेज का पार्ट है क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज इसी से डिराइव हुई है, बट इंडियन नॉलेज हमें हमारे अंतर और आत्मा का ज्ञान देता है। आजकल के ज़माने में जब भारतीय परंपराएं खो गई है, लोग जो हमारे पुराने उपनिषद हैं, एपिक्स बुक्स हैं जैसे कि महाभारत, गीता, उनको पढ़ते भी नहीं हैं, उनके बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि गीता और महाभारत में हर चीज़ का ज्ञान मिलता है। आजादी के बाद से मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम किया जा रहा था, परंतु अब भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रयास है भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र, जिसके तहत भारतीय वैदिक ग्रंथों और शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज प्रबंधन, मनोविज्ञान, कला, साहित्य जैसे कई विषयों पर शोध करने में सहायता मिल रही है। नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में शोध केंद्र की शुरुआत की गई है। ये शोध केंद्र के माध्यम से न केवल वैदिक ग्रंथों को बढ़ावा मिल रहा है अपितु छात्रों के मध्य अनेक विषय जैसे प्रबंधन, विज्ञान, आयुर्वेद, कला आदि में शोध करने के लिए
वैदिक ग्रंथों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को विश्व गुरु बनाने की दूरगामी सोच के मध्य भी यह शोध केंद्र अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।